अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आपके आज के दिन का आगाज़ भी अच्छा सा हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई परेशानी की बात नहीं, हम आ गए हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, बहुत सारे मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे आज के एक्सप्रेसो में। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं अली, एक जो मेजर इशू है ना उस पर बात कर लेते हैं ज़रा मुख्तसर सी, क्योंकि व्हाट्सएप जनाब डाउन है और पता नहीं ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा। हमें तो आस लगाई गई थी कि अक्टूबर में जाकर ये सही हो जाएगा, मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अक्टूबर की भी आज 17 तारीख हो गई है। जो भी करना है खराब हो गया, हाँ शायद ठीक करने की वजह से आप इसे ख़राब करें तो मेहरबानी कीजिए इसको दुरुस्त कर दीजिए। मोबाइल डेटा पर कुछ भी नहीं आप ऑपरेट कर पाते, कुछ भी चला नहीं पाते हैं, तो ये मसला ज़रूर सबसे पहले हल होना चाहिए। और जनाब शहर इक़्तिदार की बात कर लेते हैं। कल तो खासी रौनक लगी रही और हम सब देख रहे थे, और बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थी, इस्लामाबाद पर थी। शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है, तारीख़ी इजलास था, उसका बड़ा खुशाइंद इनेकाद हुआ पाकिस्तान में और सभी इसके मोतरफ़ हैं। और बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है ये पाकिस्तान की, इसका इस तरीके से बेहतर इनेकाद और इस तरीके से हमारे मेहमानों का आना और फिर खुशी से वापस चले जाना। ख़ास तौर पर जो सर्द मोहरी थोड़ी सी ख़त्म हुई है हमारी, जो भारतीय हमारे वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए थे 9 साल के बाद, उनका मीडिया भी यही चला रहा है कि एक कामयाब दौरे के बाद जयशंकर जो हैं वो वापस पहुँच गए हैं। बहुत सारे मामलात पर बात हुई है। भारतीय मीडिया भी ये चला रहा है कि 9 साल बाद वज़ीर ख़ारजा भारत के यहाँ पर आए हैं, पाकिस्तान आए हैं और एक पुरअमन माहौल में, एक खुशगवार माहौल में गुफ्तगू भी हुई है दोनों वज़ीर ख़ारजा की। और उसके बाद हमने देखा कि वो शुक्रिया अदा करते हुए वापस अपने वतन को लौटे। अभी एक्टिविटीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि दो बातें इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से ज़रूर सामने आई हैं। पहली ये कि पाकिस्तान किसी भी बड़े इवेंट को इस तरह से होस्ट कर सकता है, ये दुनिया को पैगाम गया है एक पुरअमन खुशगवार माहौल में, जहाँ हर तरफ से अब मुबारकबादें आ रही हैं पाकिस्तान को कि उन्होंने एक कामयाब इजलास मुनक्किद किया। और हमने देखा दूसरी जानिब भारत के साथ जो बर्फ़ पिघली है, सर्द मोहरी ख़त्म हुई है, उसकी वजह से भी अब लगता यह है कि बाहमी ताउन में इजाफा होगा। ना सिर्फ ये कि कसीरुल मुल्की ताउन में इजाफा होगा, बल्कि दोनों ममालिक भारत और पाकिस्तान की माबैन भी अब जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें तेज़ी देखी जा सकती है आने वाले वक्त में। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। ये तो सूरत हाल थी शहर इक़्तिदार की। काफ़ी रौनक फिर कल लाहौर में भी लगी रही। जाती उम्रा में बड़ी बैठक हुई जनाब, और हमारी जो मेजर 3 पार्टीज़ हैं उनके जो रहनुमा हैं मिल बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और PMLN के जो रहनुमा हैं वो बैठे और बातचीत की गई। आपको पता है कि मौजू तो आजकल एक ही चल रहा है, आइनी तरमीम जिस पर बातचीत की जा रही है, उसके मुसवदे के हवाले से बातचीत की जा रही है। मौलाना को जो मनाने की कोशिशें हैं वो अभी भी दिखाई दे रही हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कल उनसे मुलाकात की थी और काफ़ी तवील वो मुलाकात रही। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही बताया गया कि बहुत सारे मामलात जो हैं उन पर बातचीत फाइनलाइज हो गई है और मुसवदा जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर जो एक मुसवदा लाएंगे उस पर फिर उस पर तरामीम की बात होगी। उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान ने कुछ कहा कि कल की जो मुलाकात है जो कि जिसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान मौजूद थे, और उन्होंने यही बात एंड में की कि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे। हाँ। और उसके बाद इस पर भी डिटेल बात करेंगे ना। अभी आगे चलकर प्रोग्राम में बहुत कुछ है, अपने नाज़रीन को बिल्कुल तफसील से बताएंगे कि टीम पर क्या सूरत हाल बन रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक अच्छी बात अभी सामने आई है। सियासी मंजरनामे में तरामीम का सिलसिला जो है उसकी डिस्कशन, उसके मुसवदे तो पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास मुनक्किद होने जा रहा था तो तमाम पार्टीज की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई ताकि इस इजलास को अच्छी तरह से मुनक्किद किया जाए, क्योंकि ये ऐसा ही होना चाहिए। एक अच्छी मिसाल है, इसको इसी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। और जब भी इस सतह का कोई इजलास हो जहां पर दीगर ममालिक से लोग आ रहे हो तो जरूर ताउन करना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा एक और खुशाइंद बात ये हो रही है, अक्टूबर हमारे लिए जो है ना अब शायद अच्छा साबित होना शुरू हो गया। अक्टूबर के आखिरी मरहले में हम दाखिल हो रहे हैं, जो तीसरा हफ्ता चल रहा है, इसमें हमने देखा न सिर्फ इजलास हुआ, दूसरी तरफ क्रिकेट से भी अच्छी खबरें आने लगी हैं। कभी हम पहले टेस्ट में हमने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि हमारे बॉलर्स कारकर्दगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हमने डिसीजन लिया था स्पिनर्स खिलाने का वो अब हमारे हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे सेशन में 5 विकेट जनाब। कल की साजिद खान की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस पे ज़रा बात करें, कैसे उन्होंने खुद भी सेलिब्रेट किया और हमने भी उनके साथ सेलिब्रेट किया जनाब। 4 विकेटें उन्होंने ली हैं, खासतौर पे सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें जॉय रूट की विकेट लेने पर हुई थी और उन्होंने इसका जिक्र भी किया बाद में कि भाई स्टाइल देखा आपने, स्टाइल बड़ा मकबूल हो रहा है उनका भाई। ये इस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो स्लो पॉइजन है ना वो आहिस्ता आहिस्ता असर करना शुरू हो गया। अब कुछ उम्मीद जो है वो लग गई है मैच के साथ कि क्या आगे होने वाला है, कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह से सारी खबरें हैं जनाब। ये छोटा सा राउंड अप था, अब जरा अपनी बड़ी खबर शामिल करते हैं। चलें जी, बात करते हैं शंघाई ताउन तंजीम का तारीखी इजलास गुज़िश्ता रोज़ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में हुआ है, जिसमें दुनिया की 2 सुपर पावर और 4 एटमी ताकतों समेत 10 से 12 मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। और इफ्तिताई खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी का मामला उठाया, खित्ते में अमन व अमान के क़याम पर जोर दिया और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को रोकने और पायदार तरक्की के लिए इलाक़ाई रवाबित बढ़ाने का मुतालबा किया। Afghanistan, by virtue of its contiguity with our region, presents an invaluable and rare opportunity for trade and transit, benefiting all SCO member states. A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. इख्तितामी सेशन में वज़ीर आज़म ने मसला फ़लस्तीन पर फोकस किया और आलमी बरादरी से गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा भी किया। हम इसकी उम्मीद भी कर रहे थे उनसे, और उन्होंने ये कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। We cannot ignore ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire, leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। उसमें रुकन मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात और तनाज़ात को बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करने, बाहमी एहतराम, कौमी मफादात का ख्याल रखने का अज़्म दोहराया गया है। और इजलास में गैर इम्तियाजी शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। एकतरफ़ा पाबंदियों की शदीद मुखालफत की गई है और इन पाबंदी को बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। इजलास में शरीक मुल्कों के सरबराहान ने SCO के कामयाब इजलास पर पाकिस्तान को खराज तहसीन और मुबारकबाद भी पेश की है। इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म की सरगर्मियां भी तवज्जो का मरकज़ बनी रही हैं और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान की तारीखी मेज़बानी की तारीफ़ करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ SCO के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से भी भारतीय हम मनसब ने गैर रस्मी मुलाकात की है और खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। और ये जो सारी सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग एंड अर्ली मॉर्निंग। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का जो शानदार इनेकाद हुआ है, दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज आपके ख्याल में कितना बेहतर हुआ इससे? और पाकिस्तान को सिफारती सतह पर जो कहा जाता था कि तन्हाई का शिकार है, तो क्या SCO के बाद, इस कामयाब इनेकाद के बाद ये तासुर टूट गया? देखिए, खुशगवार अगर अहदाफ हासिल हों, जिस तरह की आप लोगों ने सुबह सवेरे खुशगवार गुफ्तगू शुरू की बासिवाए डेटा के और आस के, तो हम जैसे बेज़रर रिसर्चर भी थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत महसूस करते हैं अगर डेटा सही न चले। तो मैंने कहा कि आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए अपनी दुश्वारियों का भी जिक्र कर दिया गया और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी जो आस थी, उस आस के मुताबिक काफ़ी रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। क्योंकि पहले और ख़ास तौर पे जो आपने जिक्र किया भारतीय वज़ीर ख़ारजा का, कि उसमें कुछ वसवसे थे कि आके कोई ऐसी बदमज़गी पैदा ना हो जाए कि जिससे मज़ीद दूरियां हो जाएं, तो कम से कम वो आस भी हमारी कायम रही और टूटी ना। तो आज आस की बातें बड़ी अच्छी हो रही हैं सुबह सवेरे, और अक्टूबर का महीना वैसे भी लिब्रास का महीना है, तो उसमें अच्छी बातें होती हैं। तो मैं ये बताता चलूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 3 बड़े अहम फवायद हुए हैं। पहला तो ये है कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक वक़ार में इजाफा हुआ है। और फिर वो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता था और जिसकी इंडोर्समेंट कुछ मुख्तलिफ ममालिक ने अपने ट्रैवल एडवाइजरी के जरिए की हुई थी और अपने शहरियों को, बड़े मुल्कों ने
यूरोपियन मुल्कों ने अपने शहरियों को मुतनब्बे किया हुआ था कि आप बड़े कॉशन के साथ पाकिस्तान में आए। उसका नुकसान ये होता था कि जो ताजिर अफराद थे वो डरते थे आते हुए, जो बाकी यहाँ आना चाहते थे टूरिज्म के लिए वो इज्तनाब करते थे। तो वो कम अज कम एक जिसको कहते हैं पंजाबी में कि झाका, वो झाका खत्म हो जाएगा। लोग जब देखेंगे कि इतना बड़ा मेगा इवेंट पाकिस्तान इस खुशअस्लूबी और इस इज्जत व वकार के साथ कर सकता है, जिससे कि उनके मुखालिफ मुल्क इंडिया जैसा भी तारीफ करते हुए नहीं रह सका, उनके वजीर खारजा, तो उससे तो हमारा एक पब्लिक डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत बेहतरीन और बहुत आला किस्म का एक हमारे सिग्नल्स गए हैं पूरी दुनिया में। डॉक्टर साहब, उसका फायदा इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि भारतीय वजीर खारजा की जानिब से भी बाकायदा अपने खिताब में ये कहा गया है कि भारत पूरी तरह से इस इजलास में हिमायत कर रहा है, अपनी पूरी हिमायत दिखा रहा है। तो ये भारत की तरफ से भी एक अच्छा इकदाम समझा जाना चाहिए, क्योंकि हमने तो खुले दिल से उनको खुशामदीद कहा ही है, लेकिन भारत ने भी एक मोहतात रवैया इख्तियार किया है इस इजलास के दौरान। जी, हालांकि भारत की फॉरेन पॉलिसी में उनका ये कलीदी पॉइंट है कि जब भी वो जहां भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और पाकिस्तान की जहां शिरकत होगी वहां क्रॉस बॉर्डर की जिक्र करेंगे टेररिज्म का। इस दफा उन्होंने बड़े मुलायमियत के साथ और उस अम्ब्रेला में किया इस क्रिटिसिज्म को, जो कि इसी लिहाज से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में आता है कि टेररिज्म के लिए खास एक मखसूस उसकी शिक है। उसके मुताबिक रैट के नाम से यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है, और फिर सेपरेटिज्म को एक्सट्रीमिज्म का जिक्र किया गया है चार्टर में। तो उन्हीं अल्फाज को दोहराते हुए सिर्फ एक चीज उन्होंने ऐड कर दिया जो पहले किसी ज्यादा तलखी के साथ करते थे कि ये एक्टिविटीज, इफ दीज एक्टिविटीज अक्रॉस द बॉर्डर आर characterized as by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade and energy and flow। हम भी यही, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो चेयर कर रहे थे इसमें उनके इतना सॉफ्ट स्पोकन होने की एक वजह कहीं ये तो नहीं है, जिस तरह से बीबीसी ने भी लिखा है कनाडा और इंडिया में जो टेंशन चली है उसके बाद बीबीसी ने लिखा है कि इस वक्त इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो कनाडा के मुकाबले में पाकिस्तान से बेहतर हैं। तो फिर जयशंकर का ये इस तरीके से सॉफ्ट स्पोकन होना ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि वो अपने बयानात में वैसे पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से आपने कहा कि जहर उगलते ही नजर आते थे। जी, इसमें जो पॉस्चरिंग होती है खासतौर पर फॉरेन अफेयर्स में, उसमें अवामिल बहुत सारे असरअंदाज होते हैं किसी भी मुल्क के फॉरेन पॉलिसी पर, और वो कहा जाता है ना कि आप अपने फॉरेन पॉलिसी को उसी मजबूत तरीके से आगे बढ़ावा दे सकते हैं जितने आप ताकतवर अपने मुल्क में हैं और जितने आपके गिरदो नवा में चीजें आपके फेवरेबल हैं। अब इंडिया के लिए कोई एक बहुत बड़ा झटका लगा है जो आपने जिक्र किया कनाडा और अमेरिका दोनों की तरफ से, जहां ये ट्रांसनेशनल असैसिनेशन हुई है, जो कि उन्होंने साबित किया, हमने साबित नहीं की हैं, जो कि कनाडा ने और कनाडा के भी किसी आम आदमी ने नहीं साबित की हैं। कनाडा के वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर बैठ के पूरी दुनिया को बताया है कि हमने 5 आईज यानी 5 कंट्रीज जो तमाम अहम है उनसे मिलकर हमने इंटेलिजेंस इकट्ठी की है। तो वो तो खैर सबूत इंडिया इस पर ज़ाहिर है परेशान है, और उनकी जो इंटेलिजेंस आपको डॉक्टर साहब ये नहीं लगता कि क्या इस ताउन को देखते हुए ये जो SCO ताउन इस खित्ते में बढ़ रहा है, इसको देखते हुए मगरबी ममालिक की जानिब से भारत पर दबाव ज़्यादा डाला जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी सूरत हाल का शिकार हो, और शायद इसी वजह से उनके वजीर खारजा भी इस वक्त जब इस इजलास में शिरकत करने के लिए आए तो वो थोड़े से टोन डाउन थे? जी, एक तो वजह ये है, और एक और वजह है जिस पे नजर नहीं जा रही है अफवाहों की, वो ये है कि कश्मीर में इलेक्शन के बाद पार्टी बीजेपी, जिसको बड़ी सख्त उम्मीद थी कि वहां वो चीफ मिनिस्टर और अपनी हुकूमत बना लेगी, उसके बरअक्स नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत बना ली। और नेशनल कांग्रेस की बहुत करीबी नुक्ता मैं बताने लगा हूँ आपको, नेशनल कांग्रेस ने अपने मंशूर में शामिल कर लिया था इस मरतबा कि जब हम पावर में आएंगे तो हम वो जो 370 आर्टिकल को रिवोक किया गया उसको हम रिस्टोर कर देंगे, और 35 आर्टिकल जो रिवोक किया है उसको हम रिस्टोर कर देंगे। तो हम तो ये हमारा तनाजा क्या था सबसे बड़ा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन है वो तो खैर 70 साल से चल रही है ना,
हमारा हाल ही में जो तनाज़ा था जिसपे हमने अपना सफीर हाई कमिश्नर बुला लिया और जिसपे भारत ने हाई कमिश्नर अपना वापस बुला लिया, मतलब अपने सफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया। और पिछले इतने बरस से 5-6 बरस से तो कहने का मकसद ये है कि वहां जो झटका और धचका लगा है और जब वहां उनकी अपनी एक बहुत बड़ी जमात जो पावर में आ गई है वो कहती है कि हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इसको दोबारा रिस्टोर कर देंगे, तो पाकिस्तान की उनसे क्या मुखासमत है। हम तो यही कहते हैं ना कि भाई कश्मीरी जो है वो हमारे भाई हैं और उनको एक हक है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उनकी हैयत को तब्दील न करें, क्योंकि जो राजा हरजीत सिंह ने जब साइन किया था एक्सेशन डॉक्यूमेंट तो उनको गारंटी आपने दी थी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और ये भी एक वजह सही आप कह रहे हैं हो सकती है। तो कश्मीरियों की आप जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि इस पर भी जरा हम बात करें। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल मसला फ़लस्तीन पर भी फोकस किया। उन्होंने आलमी बरादरी से गज़ा में फौरी और गैर मशरूत जो जंगबंदी है उसका मुतालबा किया और उन्होंने ये कहा कि मशरिक़ वस्ता में जो पायदार अमन है उसके लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? जयशंकर ने भी कहा कि 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑन इट्स वे। अरे नाम नहीं लिया फलस्तीन का क्योंकि अब उनकी अपनी पॉलिसी है। वो कौन से 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द वे? एक तो ये है कि इजराइल और फलस्तीन यानी गाजा, मशरिक़ वस्ता, गाजा, लबनान और जो अटैक होने वाला है ईरान पर, ये सब एक ही चीज की कड़ी है। और दूसरा यूक्रेन। तो ये 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं। उसका जिक्र तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने भी जो कि अपने इख्तितामी तकरीर में किया और तमाम मेंबर ममालिक ने उसको सराहा, क्योंकि किसी ने उसको उस पर ऑब्जेक्शन नहीं था। बल्कि ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता था जब जनरल असेंबली में इजलास हुआ और जब आईसीसी ने वारंट इशू किए नेतन्याहू के, तो 104 ममालिक, उनमें से ये सारे के सारे जो हमारे एससीओ के हैं उन्होंने भी इंडोर्स किया, मासवाई इंडिया के उसको। तो इनकी तो हमेशा जब बात हुई, रेजोल्यूशन पास कराया गया जनरल असेंबली से, तो उसमें ही हमारे तमाम एससीओ के मेंबर ममालिक मौजूद थे। उन्होंने एंडोर्स किया फलस्तीन की मेंबरशिप को। ये तो वीटो हो गया जाके। तो ये हमारा तो रुझान यही है इस पूरे ब्लॉक का। तो उसमें उसकी अक्कासी चेयर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, चेयर थे, उन्होंने उसकी अक्कासी कर दी अपनी इख्तितामी तक। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्विकली जरा रैप करते हुए ये भी बताइएगा, पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छे तरीके से खुश असलूबी से इस सरबराहानी इजलास को जो है मुनक्किद करवाया, लेकिन दूसरी जानिब आप क्या देखते हैं, एससीओ कितना अपने अहदाफ को पूरा करने में इस इजलास के जरिए कामयाब रहा है? इस किस्म के मल्टीलैटरल फोरम जो है ना, जिस तरह हमें यूनाइटेड नेशन से भी शिकायत रहती है कि जी उनके बस और कोई रिजल्ट आ जाए, तो मल्टीलैटरल फोरम पर जो डिसीजन होते हैं उसकी कंसोलिडेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसमें मजबूतियत चाहिए होती है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। तो उसके समरात तो हमें मिलना शुरू हो गए, गो कि हमें उसके समरात ज्यादा हासिल करना चाहिए और उसमें हमें अपनी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जितने भी सरबराहान आए हैं उनके साथ बायलैटरल मीटिंग भी तो हुई है, उनकी टीमें भी आई हुई थी। रशियन बहुत बड़ा डेलीगेशन 77 अफराद भी आया हुआ था। तो जो गुफ्तगू हुई है, जो बायलैटरल एडवांसमेंट हुई है, उसके फॉलो अप में हमें अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें हम थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। और जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और जिस तरीके से इंपॉर्टेंस जो थी शंघाई तंजीम का जो कामयाब इजलास का हमने इनेकाद किया उस पर हम बात कर रहे थे। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, वापस आएंगे, आईनी तरमीम पर कुछ बात करेंगे। आज की दूसरी हम खबर की जानिब चलते हैं। बातचीत आईनी तरमीम के हवाले से हो रही है, उसका चर्चा हो रहा है, गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी है और इसके लिए अपोजिशन और हुकूमत दोनों मौलाना फजलुर रहमान के घर पर चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान असद कैसर के घर पर जाते दिखाई दिए और हुकूमत को सुर्ख झंडी भी दिखाई दिए, मगर फिर मौलाना के लहजे में नरमी भी आई है और हमने देखा कि आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो एक और बैठक हुई उनके माबैन, जिसमें दोनों रहनुमाओं का आईनी तरमीम के मामले पर मुत्तफ़िका ड्राफ्ट लाने पर इत्तफाक हुआ है। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो मुसव्वदा मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिल कबूल है। तमाम जमातों से तवक्को है कि आइन को मुकद्दम रखा जाएगा, जबकि बिलावल भुट्टो ने कोशिश होगी कि इत्तफाक राय में नून लीग भी शामिल हो जाए। गुज़िश्ता रोज़ जाती उम्रा लाहौर में 3 बड़ी सियासी जमातों के कायदीन की, जिसमें
मुलाकात हुई, जिसमें 5 घंटे तवील ये मुलाकात थी, बैठक थी, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक करती हुई दिखाई दी। तरमीम के दीगर निकात पर इत्तफाक राय के लिए मुशावरत जारी रहेगी और ये कहा जा रहा है कि JUI और हुक्मरान इत्तेहाद मुश्तरका आइनी तरामीम अगले 2 से 3 दिन में पास कराएंगे और इजलास में तय हुआ कि एक मरतबा PTI क़यादत को मामलात पर एतमाद में लिया जाएगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है कि हुकूमती जमातों से JUI ने मुज़ाकरात किए हैं और आइनी मुसव्वदे पर इत्तफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। PTI क़यादत का इत्तफाक राय हासिल करने की कोशिश करेंगे और तजावीज़ आइनी तरमीम में शामिल की जाएंगी। कि इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं और हमारे आज का इजलास इंतहाई हौसला अफजा रहा है। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूँगा और उनका इत्तेफाक राय भी इंशाल्लाह हासिल किया जाएगा। संजीदा फैसले की तरफ हम गए तो इंशाल्लाह आइन भी बचेगा, मुल्क भी बचेगा, इदारे भी बचेंगे। संजीदा फैसलों से आइन भी बचेगा, मुल्क भी बचेगा और इदारे भी बचेंगे। मौलाना फजल रहमान ये कह रहे थे। और बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी JUI में 3 पार्टीज का जो अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक राय हो गया है और आइनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती, फौरी इंसाफ चाहते हैं। पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज का इंशाल्लाह ताला जो जुडिशल रिफॉर्म्स की इरादा है, जिससे हम पार्लियामान की और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, जिससे हम अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, हम आइनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के दस्तखत करवाएंगे। और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि दीगर मुजव्वज़ा तरामीम से मुतल्लिक़ चंद रोज़ में इत्तफ़ाक़ हो जाएगा और आज की मुलाकात किसी सियासी पार्टी के ज़ाती मकसद के लिए नहीं है। जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले 1 आध रोज़ में उस पर भी इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी। इसमें किसी पार्टी का अपना ज़ाती मकसद नहीं है। हुकूमत की आइनी तरमीम पर आला KP अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का असर है ना पाऊँ। ये PTI के खिलाफ है। PTI के साथ जोर ज़बरदस्ती से काम ना चला तो अब आइनी तरमीम करने चले। ये जो आइनी तरामीम हो रही है ये किस बुनियाद पे हो रही है? न इसकी जरूरत है, न इसका कोई सर है, न इसका कोई पाँव है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप एक और आइनी अदालत बना रहे हैं और ये सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए हो रहा है, तो हमारे से जोर जबरदस्ती, जबर, जुल्म, जेलें, उनसे काम नहीं बना तो अब इस तरह की तरामीम कारी करना चाहते हैं। लेकिन ये चक्कर घूमेगा आपके ऊपर। अगर आप ये समझते हो कि सारे जिंदगी ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही होगा और आप सियासी पार्टी को या सियासी कारकुन को या किसी सियासी लीडर को विक्टिमाइज करोगे और आप ये समझते हो फिर आप पे बारी नहीं आएगी, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। ऐसी हरकत ना करना, क्योंकि जो घड़ा किसी और के लिए कोई खोता है उसी घड़े में पहले वो खुद गिरता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक हो गया है, मगर कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर गेम अभी भी कम है और हुकूमत पूरा कैसे करेगी उसको? क्या लोटे बनाए जाएंगे? बगैर आइनी तरमीम हो सकेगी? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है हुकूमत के पास जिससे हुकूमत नंबर पूरे कर पाएगी? और JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के मुताबिक 26वीं आइनी तरमीम तहरीक इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती है। क्या मौलाना तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड कर आइनी तरामीम करवा पाएंगे? उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब कर लिए हैं। सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 4 तलब किया गया था। आइनी तरामीम कौमी असम्बली और सेनेट में फ़िलहाल पेश नहीं की जा रही हैं। ये जो सारी सूरत हाल है इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ सलमान आबिद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे। सलमान आबिद साहब के साथ हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वकास अहमद मौजूद होंगे। सलमान आबिद साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं वकास अहमद से पहले बात करती हूँ। अहवाल क्या ये जान लेते हैं। वफाकी काबीना का इजलास तो वकास मुलतवी हो गया है, यही बताया जा रहा है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास होने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, देखिए 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर सियासी जमातों की जो मशावरत का अमल है वो 1 महीने से जारी है। अगर आपको याद हो तो 16 तारीख को कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों अजलास मुलतवी कर दिए गए थे आईनी तरमीम ना होने की वजह से, और इस 1 महीने के दौरान पार्लिमानी कमेटी के तकरीबन 7 से 8 इजलास हुए जो बेनतीजा रहे। और कल एक बड़ी अहम बैठक लाहौर में सजी जिसमें 3 बड़ी सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उस कायदीन की मशावरत में ये फैसला किया गया कि आईनी तरमीम मंजूर कराई जाएगी और उसके लिए PTI को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। दो बड़े चैलेंजेस इस वक्त हुकूमत के सामने थे। पहला जो बड़ा चैलेंज था वो ये था कि जो सियासी इत्तफाक राय है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर वो जो है वो कायम किया जाए और खास तौर के ऊपर JUI के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। हुकूमत वो करने में काफ़ी हद तक कामयाब दिखाई दी है। और दूसरा जो बड़ा जो चैलेंज था हुकूमत के लिए वो नंबर गेम था कि अगर कौमी असम्बली और सेनेट में अगर JUI फे को अगर साथ मिला भी लिया जाता है तो जो मैजिक फिगर है कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में जो 65 अरकान की जो हमायत है वो हासिल करना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो नजरसानी का जो फैसला आया है उसने भी हुकूमत की काफ़ी जो मुश्किलात हल करने में आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि कौमी असम्बली में इस वक्त 8 अरकान असम्बली आज़ाद हैं क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता हैं, लेकिन क्योंकि उनकी कौमी असम्बली में उनकी हैसियत जो है वो आज़ाद अरकान की है, लिहाजा हुकूमत की जानिब से कोशिश ये की जा रही है कि जो कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान है उनकी जो है वो ज़मीर के वोट के ऊपर उनकी जो है वोट लिया जा सके ताकि आईनी तरमीम को वहाँ पर मंजूर कराया जा सके। इसके साथ साथ आज जो वो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए गए थे, लेकिन कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलासों के जो एजेंडे हैं उनमें 26वीं आईनी तरमीम को जो है शामिल नहीं किया गया, जो कि कल बड़ी जो है वो बैठक लाहौर में सजी थी। वफाकी काबीना का इजलास भी आज बुलाया गया था। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली तब्दील भी की गई और ये फैसला किया गया कि न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सबसे पहले आईनी तरमीम का जो मसवदा है वो सेनेट में पेश किया जाएगा और सेनेट से मंजूरी के बाद जो है उसे कौमी असम्बली में लेकर आएंगे। इसी वाले से आज सेनेट के पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी रखा गया है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तमाम सेनेटर्स को जो वो ज़ोहराना भी देंगे। लेकिन आज क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास क्योंकि एजेंडा जारी हो चुका है उसमें 26वीं आईनी तरमीम नहीं है, लेकिन कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा जो 2 से 3 दिन है उनमें सियासी जमातों की मशावरत मजीद जो वो की जाएगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का आज दोबारा इजलास 11:30 बजे तलब किया गया है। इस तमाम अरसे के दौरान 5 मसवदे सामने आए हैं हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सामने, जिसमें MQM की जानिब से अलग मसवदा दिया गया है, अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से अलग मसवदा सामने आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलग मसवदा सामने आया है, हुकूमत की जानिब से हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का अलग मसवदा सामने आया है, जबकि जो बलूचिस्तान की पार्टियां हैं जिनमें BNP मैंगल हैं, बाप पार्टी है और उसके साथ नेशनल पार्टी है, उनकी जानिब से भी कल पार्लिमानी कमेटी के सामने एक और मसवदा जो मेजर पार्टीज हैं उनके मुसवदे सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ का कोई मुसवदा तैयार ही नहीं हुआ, कुछ सामने नहीं आया, वो मौलाना के आसरे पे ही रहे फिर क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस तमाम अरसे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फे की जो मरकजी क़यादत है वो ऑन बोर्ड रही और उनकी जानिब से यही कोशिश की जाती रही कि एक मसवदा मुश्तरका तौर के ऊपर तैयार किया जाए ताकि उसे ना सिर्फ पार्लिमानी कमेटी बल्कि उसे हुकूमत के साथ भी शेयर किया जा सके। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी मसवदा जो वो तैयार नहीं किया, बल्कि कल इनकी सियासी कमेटी का इजलास भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें यह फैसला किया गया कि वो 26वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेगी और हर फोरम के ऊपर इसके खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए सलमान साहब, बहुत शुक्रिया इंतजार करने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बातचीत चल रही है, हमने देखा है कि शंघाई ताउन तंजीम में खामोशी इख्तियार की तहरीक इंसाफ ने, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि मुल्की मफादात में अगर कुछ देर खामोशी इख्तियार कर ली जाए बेहतर है, लेकिन अब बोलने का वक्त है। तो आपको लगता है कि इस बार आईनी तरमीम के हक में तहरीक इंसाफ बोलेगी, मौलाना राम कर पाएंगे तहरीक इंसाफ? देखिए, पहली बात तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये आईनी तरामीम जो है अदालती इस्लाहात हैं या किसी सियासी एजेंडे की अज़ाइम की तकमील का एजेंडा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज के दिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमें नहीं मालूम कि हुकूमती मसवदा क्या है। कोई हतमी मसवदा आपके सामने नहीं है जिस पे हम बात कर सकें, जिस पे पार्लिमान बात कर सके, जिस पे मीडिया बात कर सके, जिस पे सिविल सोसाइटी बात कर सके, जिस पे वकला बात कर सके। एक ड्राफ्ट है, हर एक का अपना अपना जिसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन अगर हुकूमत ने आज इसको मंजूर करवाना था, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया हुआ था, काबीना का इजलास बुलाया हुआ था, तो ऐसी कौन सी खुफिया कानून साजी हो रही है और ऐसी कौन सी खुफिया पार्लिमान की बालादस्ती की जंग लड़ी जा रही है जिसको इतना खुफिया रखा जा रहा है कि हमें आखिर तक नहीं पता चल रहा। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर नंबर गेम पूरे हैं तो ये रात गए तक अरकान असम्बलियों को अगवा करना,
उनके घर वालों को अगवा करना, उनकी बहू बेटियों को अगवा करना, बच्चों को अगवा करना, ये कौन सी रिवायत है सियासत में? और ये क्या इससे आप पार्लियामान को मजबूत करना चाहते हैं? क्या इससे आप रिफॉर्म्स जो है अदलिया की मजबूत करना चाहते हैं? अभी भी नंबर गेम को पूरा करने के लिए उनको बड़े क्राइसिस का सामना है, जैसे अभी वक्कास बता रहे थे। अभी उन्होंने वक्कास ने कहा जी वो आजाद अरकान है, ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। अब आप मुझे बताइए वो ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे या दबाव की बुनियाद पर वोट देंगे, डरा के वोट लिए जाएंगे? ये कौन सी सियासत की जा रही है पाकिस्तान में? एक बात। दूसरी बात यह है कि बुनियादी मसला कहां पे अड़ा हुआ है? वो अड़ा हुआ है, हुकूमत चाहती है कि एक वफाकी आईनी अदालत इंडिपेंडेंट तरीके से कायम हो और उसका एक चीफ जस्टिस हो। फजलुर रहमान कहते हैं कि जो पहले 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन्हीं को आप आईनी अदालत का दर्जा दे दें और जितने आईनी अमूर से मुतल्लिक मामलात हैं उसको वो डील करें और चीफ जस्टिस एक होगा। अभी पीपल्स पार्टी में और JUI में ये डेडलॉक है, हुकूमत भी और JUI में ये डेडलॉक है। इसलिए कल रात कहा जा रहा था ना कि बैठक सज गई है, बस बारात आने वाली है, उसके बाद दूल्हा सज जाएगा, सुबह ये पार्लियामान जो के अंदर ये आपके सामने आ गया कि वो सब चीजें पीछे चली गई, इसलिए कि मौलाना भी अड़े हुए हैं। अच्छा, अब मौलाना जो अड़ गए हैं उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो उनको माजी का तल्ख तजर्बा है जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से कि जो माजी में तय हुआ था इक़्तिदार की बंदर बांट में, वो फॉर्म 47 वाला मामला उनके साथ तो नहीं हुआ, बाकी सबके साथ हो गया। दूसरा उनको मसला ये है कि अब वो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स में चले गए हैं। पॉपुलर पॉलिटिक्स में उन्होंने गेन किया है ये सारी आईनी तरामीम के कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर वो कोई बारगेन करते हैं तो उनकी पॉलिटिक्स वापस रिवर्स होगी। तो इसलिए मौलाना भी इंजॉय कर रहे हैं और वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, इधर भी खेल रहे हैं, उधर भी खेल रहे हैं, जहां बेहतर लगेगा वो होगा। लेकिन मौलाना अगर वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक कर जाते हैं अलहदा से, तो मौलाना की तो ये सारी की सारी जद्दोजहद जो पिछले 1.5 माह से हमें देखने को मिल रही है ये ठुस हो गई। उन्होंने तो इसकी मुखालफत की थी कि अभी वो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं मानेगी ना। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नुक्ते पे मान सकती है, वो ये है कि जी जो 5 मोस्ट सीनियर जजेस हैं जो JUI की तजवीज है उस पर उन्होंने कहा कि हमें इत्तफाक है, आप बना लें, अलहदा से वफाकी आईनी अदालत नहीं बनेगी। इसलिए अब ये PTI का मौकफ तो वही है जो JUI का मौकफ है। अब अगर JUI का मौकफ होता है जिसपे हुकूमत इत्तफाक कर लेती है, पीपल्स पार्टी इत्तफाक कर लेती है, तो बात हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद 2-3 चीजें और है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, वो जो जजेस की को सूबाई बदरी थी, एक सूबे से दूसरे सूबे में मुंतकिल किया जा सकेगा। फिर आइन की बुनियादी ढांचे के अंदर कुछ तरामीम करने की बात, जो फंडामेंटल राइट्स के वो सवालात है, उस पर भी JUI नहीं मान रही, मिलिट्री कोर्ट पे भी वो नहीं मान रही। मिलिट्री कोर्ट पे तो पीपल्स पार्टी जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी के अपने तहफुजात हैं मिलिट्री कोर्ट के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो इसलिए ये अभी इतना आसान नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। तो फिर मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें ये कहा है कि अदालतों के मामला पर, अदालतों के इस्लाहात पर तो इत्तफाक हो गया है। फिर इत्तफाक किस बात पर? देखिए, इस्लाहात एक और चीज है, वफाकी आईनी अदालत एक और चीज है। अब अगर आप इस्लाहात, तो ये भी होगी कि हमने 5 मोस्ट सीनियर जजेस को सुप्रीम आईनी अदालत के अमूर दे दिए, ये भी इस्लाहात का तरीकाकार है। वो भी इस्लाहात का तरीकाकार है जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि वफाकी आईनी अदालत होगी, लेकिन उस पर इत्तफाक नहीं हो रहा। अच्छा, अब कोशिश ये हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बज़िद हैं कि बनेगी आईनी अदालत, और ये बिलावल भुट्टो साहब के पास जब ये बात है और सबने इस पर बिलावल भुट्टो साहब के पास कौन से इख्तियारात हैं मुझे बताइए। असल खेल जो है, असल सर्कस जो है, वो तो जरदारी साहब के हाथ में है। जहां डील होनी है, जहां बातचीत तय होनी है, एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ गुफ्तगू शुनीद कर रही है। बिलावल साहब अपनी डुगडुगी बजाते रहे। अभी वो इस वक्त मौलाना को राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौलाना वफाकी आईनी अदालत पर इत्तफाक कर जाए। मौलाना उस पर बज़द है। कल की जो रात की जो बैठक है उसके जितने भी खबरें आई हैं उसके मुताबिक वफाकी आईनी अदालत अलहदा से, उसमें मौलाना इत्तफाक नहीं कर रहे। हाँ, मौलाना यही कह रहे हैं कि अगर हुकूमत हमारे मुसव्वदे पर अमल कर लेती है या उसको मान लेती है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन सवाल यह है कि जो हुकूमत का मसवदा है, क्या आपने देखा है, क्या मैंने देखा है, क्या उस पर बहस हुई है, क्या उस पर किसी जगह पर बातचीत हो रही है? ये जो बार एसोसिएशन ने जो तजावीज दी है वो कहां है? कल जो वकला कन्वेंशन हो रहा था पाकिस्तान में 2 दिन पहले कराची के अंदर, जी वही मैं कह रहा था कि अब देखिए ना रद्द-ए-अमल किस तरह से मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं, हम सियासी उजलत में, सियासी जल्दबाजी में। अच्छा, पहले तो हुकूमत ने जिद बना ली कि 25 से पहले हमने हर सूरत में करना है। पता नहीं उसमें कौन सी 25 को लॉटरी निकलनी थी, किसकी निकलनी थी, हमें नहीं मालूम। अच्छा, अब वो 25 वाली बात जो है डिफ्यूज हो रही है। अब ये जो आज डिले हुआ है, मुझे नहीं लगता ये अगले 2-3 दिन में भी हो सकेगा। इतना आसान काम नहीं है। इसलिए कि देखिए, नवाज शरीफ साहब की बैठक अगर कामयाब हो जाती कल रात की, तो नवाज शरीफ साहब फजलुर रहमान के साथ पूरे बरात के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जरदारी साहब नहीं बैठे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने की फजलुर रहमान ने अपने रिजर्वेशन शेयर कर दिए, बिलावल ने अपने कर दिए, इसहाक डार ने कहा भी 2 से 4 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता लग जाएगा, चंद दिन लगेंगे। इसका मतलब है जो रात आपने ड्रामा करने की कोशिश की वो कामयाब नहीं हो सका, और पहला राउंड भी उनका नहीं हो सका। जो इतवार वाले दिन उन्होंने करना था वो भी नहीं हो सका।
ही उनको दिखाई देता है हमें कि जैसे ही शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास खत्म हुआ तो ये एक हम देखते हैं कि पार्टी की सरबराह सर जोड़कर एक दो देखिए, अदालती इस्लाहात का होना बहुत जरूरी है, मैं इसका हामी हूं। पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क आगे नहीं जाएगा। लेकिन इसका कोई तरीकाकार डेमोक्रेटिक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, डिबेटेबल तरीके से लोगों को इंगेज करके वो चीजें हो सकती थी ना। आपने तो इंगेज नहीं किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पीटीआई को इंगेज करेंगे, दूसरी तरफ आप पीटीआई के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डायलॉग कैसे चलेगा? पाकिस्तान तरीके साहब तो किसी सूरत इनके साथ किसी भी मौजू पे बिल्कुल नहीं बैठेगी। एक सूरत में बैठ सकती है, मैंने आपको बताया है कि अगर वफाकी हुकूमत ये इत्तेफाक कर ले कि जी 5 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं वो उसका हिस्सा बनेंगे, एक मिलिट्री कोर्ट से आप दस्तबरदार हो जाएं, जो आपने कहा है फंडामेंटल राइट्स के सवाल, तो बाकी बचा क्या इसमें? तो सर अगर वो इतने सीरियस होते तो मुसवदा तो उन्होंने अभी तक कोई तैयार नहीं किया। देखिए, मसवदा तो हुकूमत ने भी तैयार नहीं किया ना, है ना। आप मुझे बताएं ना, हुकूमत ने कौन सा मसवदा तैयार करके सबके सामने पेश कर दिया कि ये मसवदा है? इसी पर तो आ रही है ना कि ये करना चाहते हैं। जैसे मौलाना ने अपना बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बनाया, दीगर बड़ी पार्टियों ने अपना अपना, तो उन्होंने तो मौलाना के साथ अपना मामला तय कर लिया ना। देखिए, उन्होंने जो कमेटी बनी थी, सलमान अकरम राजा वगैरह और ये जो जेयूआई के दरमियान, उसमें कामरान मुर्तजा थे, तो उन्होंने तो अपना पलड़ा जो है वो जेयूआई के ऊपर डाल दिया है। क्योंकि अब उनके पास तो नंबर गेम पूरे नहीं है ना पीटीआई के पास, अब जेयूआई के ऊपर है। जेयूआई पीटीआई के साथ किस तरह से चलती है, क्या वो हुकूमत का साथ देती है, हुकूमत के मसवदे के साथ खड़ी हो जाती है, या वो अपने मसवदे पे इत्तेफाक करती है, या वो पीटीआई को एंगेज करके आगे चलती है? ये डिबेट है ना। गेम तो बुनियादी तौर पे कोर्ट जो है इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के पास है ना, इसलिए जरदारी साहब भी उनको बुला रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी बुला रहे हैं, शहबाज शरीफ भी मिल रहे हैं, सागदार भी मिल रहे हैं। अगर मौलाना नहीं मानते, बिलफर्ज अगर वो ये सारी सिचुएशन जिस तरह से अभी भी, कल भी उनकी जो गुफ्तगू थी वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं थी कि मान लिया जाए कि वो एक पेज पर आ गए गवर्नमेंट के साथ, अगर नहीं मानते तो फिर किस तरीके से ये डेडलॉक बरकरार रहेगा? तो ये डेडलॉक हुकूमत का जो है, जो हुकूमत का मसवदा है, उस पर डेडलॉक बरकरार रहेगा। तो 25 अक्टूबर को भी आपको ये होती हुई दिखाई नहीं? देखिए, मुझे अभी ये लग रहा है कि जिस किस्म की कल रात कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, वो रात तो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं। और रात ब्रेक थ्रू हो जाता तो नवाज शरीफ साहब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अब मसला ये है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। फजलुर रहमान साहब ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ ये हुकूमत कहती है कि जी 25 तारीख से कि हमें हर सूरत में करवाना है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं हम फर्द को देखकर ये नहीं चला रहे, तो फिर आप 25 के ऊपर इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? ये कौन सी लॉटरी है, कौन सा पंडोरा है जो आप 25 से पहले हर सूरत में करना चाहते हैं? आप अंदाजा लगाए ना, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स होने जा रही है, जुडिशियल रिफॉर्म्स होने जा रही है, उस पर कौमी असम्बली में अभी तक डिबेट ही नहीं हुई। और जब कौमी असम्बली में डिबेट की बारी आएगी तो सब लोगों को छुपा छुपू के लोगों को किया जाएगा, लोगों को कहा जा रहा है पाकिस्तान से बाहर है तो वो भी आ जाए, हर एक को बुलाया जा रहा है, जो मुनर्रिफ अरकान है पीटीआई के उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा खेल लग रहा है कि अदालती रिफॉर्म्स के नतीजे में एक बहुत बड़ी सियासत हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, जिससे डेडलॉक पैदा हुआ है। डेडलॉक पैदा हुआ है और हम देखेंगे कि 25 अक्टूबर से पहले क्या सूरत हाल बनती है। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सैफ विमेंस चैंपियनशिप 2024 आज से 30 अक्टूबर तक काठमांडू में खेली जाएगी और ग्रुप ए में शामिल कौमी विमेन टीम अपना पहला मैच आज रिवायती हरीफ भारत से खेलेगी, जबकि 20 अक्टूबर को दूसरे मैच में इसका मुकाबला बांग्लादेश से होगा। आदिल रिजकी हेड कोच हैं, जबकि एहसानुल्लाह गोलकीपर कोच के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:45 पर खेला जाएगा और लड़कियों ने नेपाल में खूब प्रैक्टिस भी की है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेलेगी और जीतेगी। टीम को सपोर्ट करना चाहिए हमें। जी हाँ, लड़कियों छा जाओ, हमें पूरी उम्मीद है आपसे। जिस तरीके से पहले आपने हमारा सर फखर से बुलंद किया, आगे चलकर भी आप ऐसा ही करने वाली हैं। और ख़ास तौर पे जब मैच हो रहा है रिवायती हरीफ भारत के साथ, तो हमारी ढेर सारी दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। हमें पता है कि आपने अच्छा परफॉर्म करना है और आपने छा जाना है। इससे पहले भी इसी तरीके से आप खेलती आई हैं और इसी तरीके से हम आपकी पजराई करते रहे। और हमारा भी एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से एक छोटा सा वादा है आपसे, हमारी टीम जीतेगी तो कप्तान समेत पूरी टीम को हम इन्वाइट करेंगे, आपसे इनकी मुलाकात करवाएंगे। एक्सप्रेसो अपनी रवायत को बरकरार रखेगा। जिस तरीके से हमारी टीम्स अच्छा परफॉर्म करती हैं, हम उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। और खास तौर पर लड़कियों से ना अली बहुत सारी उम्मीदें हमें चैंपियनशिप में जो परफॉर्मेंस है ना इनकी शानदार। रिवायती हरीफ हम भारत कह रहे हैं, हमने शंघाई ताउन तंजीम में उनके वजीर खारजा से अच्छी गुफ्तगू की है। आपने उसके हवाले से एक अच्छा तासुर तो देना ही है, लेकिन मैदान में हरीफ ही हरीफ है, चाहे ताल्लुकात जैसे मर्जी हो। मैदान में तो वो सिस्टर्स भी जब जाती है ना तो वो फिर हरीफ के तौर पर ही उनको डील किया जाता है। शाम 4:45 जी जरूर हम देखेंगे और ढेर सारी हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हमारी टीम के साथ हैं। इसके साथ हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना।
वेलकम बैक। जिस तरह से कल हमने आपकी मुलाकात करवाई थी सुनील फार्मर सिद्रा सज्जाद से, आज सेगमेंट साइंस एंड टेक में वकार अहमद मलिक और इब्न फाजिल बता रहे हैं कि झींगे की फार्मिंग के पंजाब हुकूमत के इकदाम पर क्या गुफ्तगू हो रही है, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। हालिया दिनों में पंजाब हुकूमत ने झींगों के हवाले से एक फार्म का इफ्तिताह किया। बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि हम इब्न फाजिल साहब के साथ जितने हमने सेगमेंट्स किए हैं, और मेरा ख्याल है कि कुछ 70-80 सेगमेंट्स किए हैं, उनमें यही रोना हमेशा रोना है। मतलब इब्न फाजिल साहब जब भी ये बात करते हैं तो ऐसे लगता है, एक एहसास जुर्म होता है, एक एहसास नदामत होती है कि हम किस कदर सुस्त हैं, हम किस कदर गफलत है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ गुर्बत की एक सबसे बड़ी वजह कम वसाइल नहीं है बल्कि कम इल्मी है। और ये जो झींगों के फार्म के हवाले से ये तो बहुत अच्छी खुशाइन बात है। इस तरह के तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। जिस तरह हम कुछ अर्सा पहले हमने सेगमेंट्स किए थे लहसुन के हवाले से कि पाकिस्तान में कितनी खपत है लहसुन की, उसकी पाउडर फार्म की, ड्राइड फार्म की, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे लहसुन की पैदावार भी बहुत ज़बरदस्त है और उसको कोई ड्राई करने का कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, बहुत ही सादा काम है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी इतना कोई मामला नहीं है। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ इब्न फाजिल साहब के पास तो इन कहानियों का ढेर है। तो सबसे पहले तो इनसे ये पूछेंगे कि हालिया जो पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया, यकीनन इनकी रूह खुश हुई होगी, क्योंकि ज़माने से लगे हुए हैं किसी तरीके से ज़राअत के अंदर वैल्यू एडिशन हो, ये तमाम मामलात हों। तो सबसे पहले तो ये पूछेंगे और फिर एक और स्टोरी की तरफ भी जाएंगे कि कोई और क्या पोटेंशियल हो सकता है और क्या ऐसी चीज़ है, बहुत ही ख़ास चीज़ है जो कि हुकूमत कर सकती है और एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये जो खबर है ये आप पे कैसे? बहुत खुशकुन हम मोटापे से डरते हैं लेकिन ढेरों खून बढ़ता है ऐसी खबरें सुन के कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इनोवेटिव काम हो, नया काम हो, जिससे वैल्यू एडिशन हो, जिससे पैसे आए, जिससे ज़र मुबादला आने की उम्मीद हो, लोगों का रोज़गार और खुशहाली आए, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इस पे थोड़ा सा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, यकीनन वो मुबारकबाद की, ये पंजाब गवर्नमेंट मुस्तैद तो ये है क्या बुनियादी तौर पे? अगर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दें और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। झींगों का फार्म, इसकी क्या अफादियत है? झींगे देखें ना, हमारी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा है और ये इससे पहले तो ये ज़्यादातर समुद्र से ही पकड़े जाते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जैसे हमेशा की तरह चूँकि प्रिजर्व करने का, उनको प्रोसेस करने के सिस्टम नहीं होते, प्लांट नहीं होते, तो फिर हमें बावजूद इसके कि हम खुद भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे होते और चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो झींगे हैं ये भी फ्राइड फॉर्म में हमें बाहर से लाने पड़ते हैं। अब फ्रोजन फॉर्म में हम इंपोर्ट करते हैं और वियतनाम से आते हैं, इस तरह फिश भी आती है। तो अगर यहाँ पे हम उनको बनाना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली ये इसमें बड़ा पोटेंशियल है। एक तो ज़रा मुबादला बचेगा, दूसरा लोग रोज़गार आएंगे, तीसरा ये कि इसमें फिर पोटेंशियल है कि हम इसको बाद में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये तो ना खत्म होने वाली फहरिस्त है। अगर मैं आपके साथ किए हुए जितने सेगमेंट्स देखूं तो ये ना खत्म होने वाली सर हज़ारों काम है, बिल्कुल ऐसे ही है, हज़ारों काम। और काम बताइए जी। मैं अभी हम बात करेंगे इसी तरह का एक पोटेंशियल है जो पंजाब में भी है और KPK में भी है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमारे पास पोटेंशियल है और हम हज़ारों लोगों को बरसर रोज़गार कर सकते हैं और हम करोड़ों डॉलर का इसमें जो ज़र मतलब भी कमा सकते हैं। वो है स्नेल फार्मिंग का, ठीक है, घोंगे जिसको आप कहते हैं। ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं और इनको तल्फ किया जाता है, यानी कि ये फसलों को, किसानों की ख्याल में उनको नुकसान पहुंचाते हैं और इनको मारने के लिए, फसलों को बचाने के लिए इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है और पैसे खर्च किए जाते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इसको अगर हम इकट्ठा करें, इनके हम फार्म बनाएं तो इससे हम स्लाइम हासिल कर सकते हैं और हम करोड़ों डॉलर का इसमें जो ज़र मतलब भी कमा सकते हैं। वो है स्नेल फार्मिंग का, ठीक है, घोंगे जिसको आप कहते हैं। ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं और इनको तल्फ किया जाता है, यानी कि ये फसलों को, किसानों की ख्याल में उनको नुकसान पहुंचाते हैं और इनको मारने के लिए, फसलों को बचाने के लिए इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है और पैसे खर्च किए जाते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इसको अगर हम इकट्ठा करें, इनके हम फार्म बनाएं तो इससे हम स्लाइम हासिल कर सकते हैं। जो स्नेल होता है या जो घोंगा होता है, इसको थोड़ा सा जब
अनईजी करते हैं या इसको लगता है कि कोई ख़तरा है, तो ये कुदरती तौर पे एक स्लाइम एक्सट्रेट करता है, यानी उसके अंदर से एक लुआब सा निकलना शुरू हो जाता है, पानी की तरह गाढ़ा सा पानी होता है एक मटियाला सा, वो निकलता है। अच्छा, वो जो पानी है उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और स्किन के हवाले से और ज़ख्मों को रिकवर करने के हवाले से कि इस वक्त जो आपकी इंडस्ट्री है जो मेकअप से रिलेटेड है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये। और ये इसकी यानी कि जो सालाना इसकी जो सेल है वो करोड़ों डॉलर्स में है, और बहुत सारे मुल्क जो है उनकी इकोनॉमी इनके ऊपर चल रही है कि वो ये पालते हैं, उसके फार्म बनाते हैं और उसकी जो है वो स्लाइम को एक्सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रीजन को अगर हम देखें, पाकिस्तान में किस जगह ये ज़्यादा सर जी ये जो पंजाब के शुमारी इलाके हैं, यानी कि आप गलियात हो गए, मरी हो गए, क्योंकि थोड़ा सा वैसे तो मंसर एबटाबाद वो ये सारे एरिया भरे हुए हैं, कुदरती तौर पे भरे हुए हैं। अच्छा। अभी आपके इल्म में होगा कि वो एक प्रोग्राम इस पे BBC ने किया, हमने एक इनिशिएटिव लिया था 3-4 साल पहले, मैंने एक आर्टिकल लिखा, तो ये खातून ने उसको आर्टिकल पढ़ के वहाँ पे कुछ इकट्ठे किए झींगे। खातून कहाँ की? ये मानसरा की खातून है, और उन्होंने मुझे कहा कि जी अब झींगे तो हमने कर लिए, इसमें से सिलाइन कैसे निकाले। फिर हमने बड़े इनिशियल लेवल पे उस पर तजर्बात किए। पहले हमने यूनिवर्सिटी से हेल्प लेने की कोशिश की कि शायद वहाँ से गाइडलाइन मिले, जो नहीं मिली। यूनिवर्सिटी हज़ारा यूनिवर्सिटी नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी हम गए थे और लोगों से भी पूछा, लेकिन वो वहाँ से फिर हमें कोई ऐसा नहीं मिली। फिर हमने खुद से लिटरेचर गंगाला, खुद से फिर देखा, तो पता चला जी कि ये ना कुछ इसके तो थोड़े से क्या कहना चाहिए क्रूअल मेथड है, जिसमें वो एक दफ़ा उससे स्लाइम लेते हैं लेकिन उसको ज़ख्मी कर देते हैं या वो मर जाता है झींगा। लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता उन्होंने बड़े अच्छे तरीके इसमें डिस्कवर कर लिए, और उसको जनाब वो आप उसमें स्लाइम लेते हैं, उसको फिर रख देते हैं 10-15-20 दिन का वक्फा देते हैं, फिर आप उसमें से स्लाइम लेते हैं। तो फिर हमने उन तजर्बात को किया, तो वो मैनुअली हम उसमें से स्लाइम एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो। ये फिर आपने वो तरबियत खातून? जी हाँ जी, वो खातून जो है इस वक्त उन्होंने माशाल्लाह जो है बहुत बड़ा फॉर्म बना लिया 3 कनाल पे, और उनके पास लाखों की तादाद में उन्होंने ये स्नेल इकट्ठे कर लिए हैं, और वो अच्छा गोइंग वेरी वेल, मतलब ये कि वो अच्छे पैसे अर्न कर रही हैं। उन खातून से आपकी बात हुई कि कोई और लोग भी उनसे पूछ रहे हैं? जी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे, बहुत सारे लोग जो हैं वो राब्ते में हैं। जब से मैंने ये आर्टिकल्स लिखे हैं दोबारा से इसके ऊपर, पहले भी लिखे थे, उसके बाद भी हमने जब ये प्रोग्राम है उसके बाद फिर से इसको थोड़ा लाइव किया। तो बात यह है कि कुदरती तौर पर मौजूद है। जो पंजाब के अंदर स्नेल है उसका साइज़ छोटा होता है। अच्छा। यानी इधर भी हैं बहुत सारे, लेकिन वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। जो इन इलाकों में वो बड़े बड़े साइज़ के हैं, और उनमें से स्लाइम भी अच्छा खासा निकलता है। यानी कि आप समझ लेंगे एक टाइम पे अगर आप 20 किलो अगर घोंगे लेके उनको स्लाइम निकालते हैं, तो उसमें से 1 किलो के करीब जो है वो स्लाइम निकल आता है। और 1 किलो स्लाइम जो इंटरनेशनल मार्केट में वो तो लाखों रुपए का है, लेकिन अगर उसको कम से कम भी लगाए, हम 10-20 हज़ार का भी तस्वर करें, तो हम दिन में 1 किलो भी अगर निकाल लेते हैं, तो ये बहुत शानदार जो बिज़नेस है। आगे उसको फिर प्रिजर्व करना, फिर लोकल कंपनीज हैं जो इसके ऊपर मतलब इसके आगे वो बनाती हैं, कॉस्मेटिक्स बनाती हैं। इंटरनेशनल कोरिया की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो इम्पोर्ट करता है दुनिया से। मतलब ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, एक नया होराइजन है जिसको हम डिस्कवर। अच्छा, आपने किताब लिखी थी खुशहाली की दस्तक? जी, उसमें इसका जिक्र? जी उसमें इसका था? किसका? अब मुझे ठीक से याद नहीं है कि ये आर्टिकल उसमें है कि उसके बाद लिखा है मैंने। मेरा मकसद ये है बात करने का कि चले वो भी एक अच्छी चीज़ थी, एक ही जगह पे आपने बहुत सारे आइडियाज दे दिए, लेकिन इसके अलावा क्या आप नहीं समझते कि कोई ऐसी एक वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे अगर आप डाल दें, क्योंकि आप पाकिस्तान की हर जगह पे जाके आप वर्कशॉप्स करवाते हैं, सारे कुछ करवाते हैं, बट कोई ऐसी जगह अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छे है। जी दुरुस्त है। दूसरा ये है कि आपने कभी कभी आप मायूसी का इज़हार करते हैं, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद जब वो रिजल्ट्स नहीं आते, आप कहते हैं कि पाकिस्तानी सारे जो हैं वो काम करें और जी बिल्कुल नहीं हो पा रहा। लेकिन जब इस तरह की स्टोरीज आती हैं, यानी आपने मुझे बताया कि स्कर्दू के वाले से आपको पॉजिटिव फीडबैक मिला, हाँ जी। और फिर मानसरा की ये जो खातून है, तो फिर दोबारा से काम करने का नहीं, डेफिनेटली मायूसी तो होती है, वो सिर्फ एक दिन के लिए होती है। हाँ, वो जाहिर है कि आप उसको प्रोलॉन्ग तो कर नहीं सकते। इंसानों ने जिंदा रहना, जीना, सबने खाना, तो हम उनके लिए तो काम करते हैं, तो मायूस तो हो नहीं सकते ना। ये वक्ती होता है, जाहिर है ह्यूमन बीइंग होने के नाते। लेकिन वाकई ये बहुत ज़बरदस्त बूस्टर था। जब उनकी मैंने वो BBC के ऊपर वो प्रोग्राम देखा, उसके बाद फिर मैंने उन्हें मुबारकबाद दी कि जी आप माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा हो गया। फिर उन्होंने मतलब है कि और यहाँ से लोकल TV चैनल्स ने भी वहाँ जाके प्रोग्राम किए, रिकॉर्डिंग की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे।
तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठ के भी ये बात कर रहे हैं कि किसी तरह ये पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, तो इधर भी अगर उनकी तवज्जो हो जाए तो एक आधा फॉर्म इसका अगर हम मरी शरी में या इसके इर्द गिर्द बना दें और ट्रेनिंग सेंटर बना दें, तो यकीन करेंगे विद इन 1, 2, 3 ईयर्स जो है ना, ये एक बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री बन जाएगी और बहुत बड़ी ये इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है, लैंड उस तरह नहीं होती, ज़्यादा वसी नहीं होती और सारा कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने फाजिल साहब। और नाज़रीन, मैं से पता पूछूंगा और क्योंकि KKH पे मेरा आना जाना होता है और मैं उन खातून से ज़रूर जाके मिलूंगा और मैं देखूंगा कि ये कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है और हम जितना इसको सेलिब्रेट कर सकें, हम जितना इस पे शोर मचा सकें, ये बहुत ही अच्छा है, जितना हम शाउट क्रिएट कर सकें ताकि जितने बाकी लोग हैं वो इस सक्सेस स्टोरी से सबक सीखें और उसके बाद वो भी इसी तरह काम करें और पाकिस्तान का न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला वो बचाएं बल्कि अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं और अपने म्यार ज़िंदगी जो है उसको बेहतर करें। तो म्यार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और ये जो हमारी कम इल्मी वाला मामला है जिसकी वजह से हमारी गुर्बत की एक बहुत बड़ी वजह है, इसी हवाले से ये जो सेगमेंट है, ये साइंस एंड टेक इसका जो नाम है, इसमें अपने फाजिल साहब को हम मदूह ही इसलिए करते हैं ताकि वो हमें अपनी हमारी जो गफलतें हैं और हमारी जो कम इल्मियाँ हैं और हमारी ये जो मामलात हैं इस पर रोशनी डालते रहें ताकि हम इन गफलतों को दूर करें, इस कम इल्मी को दूर करें और बेहतर रवैये अपनाएं। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और जनाब, क्रिकेट शायकीन मैच देख रहे होंगे, बिल्कुल साथ साथ हम आपको अपडेट किए देते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मुल्तान में जारी है और दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल का आगाज हो चुका है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे रोज के खेल के इख्तिताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए थे और 7वां और 8वां भी साजिद खान ने आउट कर दिया है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में इंग्लिश टीम के ओपनर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना आगाज किया। तब पाकिस्तान ने इंग्लिश बैटर्स को स्पिन के जाल में फंसा लिया और फिर आखिरी सेशन इंग्लैंड के लिए तबाहकुन साबित हुआ। बिल्कुल, हम देख रहे हैं तो दो जो हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स वो उभर कर सामने आ रहे हैं। बैटिंग में तो हम देख रहे हैं कामरान गुलाम का नाम चल रहा है जिन्होंने हमारे जो स्टार प्लेयर हैं उनकी जगह पर खेले और फिर शानदार कारकर्दगी दिखाई। और दूसरी जानिब हम बॉलिंग में देख रहे हैं कि इस वक्त साजिद खान छाए हुए हैं, 6 आउट कर चुके हैं। उनका बेस्ट 8 आउट करने का भी है एक इनिंग्स में, लेकिन इस वक्त देखते हैं कि 6 आउट पर वो खेल रहे हैं। दूसरी जानिब नुमान अली भी उनका साथ दे रहे हैं, 2 आउट उनके भी हैं, 8 आउट हो चुके हैं। और दिखाई ये दे रहा है कि जिस तरह से पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने 500 स्कोर किया और दूसरी जानिब इंग्लैंड की टीम ने 800 स्कोर किया और बल्ले रन्स उगलते नजर आ रहे थे, इस बार लगता ही है कि पिच थोड़ी पुरानी हो चुकी है। बॉलर्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और बैटर्स उस तरह से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं जैसे उन्होंने किया था। इस वक्त मेरा ख्याल है कि कुछ देर पहले तक 110 रन की जो बाकी रह गए थे इंग्लैंड के और उसके बाद वो लीड करेंगे। इसमें अगर वो पूरी टीम आउट नहीं होती उस सूरत में, नहीं तो अगर हम पाकिस्तानी टीम उनको पहले ही बुक कर लेते हैं तो शायद अगली इनिंग्स में हमें और फायदा हो जाएगा। 2 दिन का खेल बाकी है, शायद मैच हमारे हक में भी जा सकता है। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सलीम खालिक साहब सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और काफी अरसे बाद ऐसा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही है और पोजीशन भी अच्छी है मैच में। जी हाँ, आप लोग भी खुश होंगे हम बड़े खुश हैं। सलीम खालिक साहब, जरा बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप, किस तरह से दूसरे दिन के खेल पे कमेंट कीजिए और अब तो बनता है कि तीसरे दिन का जो आगाज हो गया उस पर भी कमेंट करें आप। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका आ चुका है क्योंकि 110 रन पाकिस्तान वैसे ही आगे। सेकेंड इनिंग में अगर पाकिस्तान ने 200 रन भी बनाए, सपोज के पिच बहुत खतरनाक हो चुकी है और अभी 2 विकेट जल्दी ले ली, तो फिर भी इंग्लैंड के लिए बहुत मसला हो जाएगा 300 रन बनाना बहुत, क्योंकि खेला नहीं जा रहा उनसे। पिच खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। 8वां दिन है इस एक पिच पर खेलते हुए और जब टेस्ट मैच की कोई पिच होती है 4थे 5वें दिन उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये 8वां दिन है जिसमें गेम हो रहा है, तो जाहिर है पिच बिल्कुल अनप्लेएबल हो गई। फिर इंग्लैंड क्रिकेट टीम का जो माइंड सेट है वो बेसबॉल जो वो कहते हैं कि मार धाड़ करो, और उस चक्कर में वो लोग खेलने के लिए जाते हैं और फिर वो आउट होते जा रहे हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पर इस वक्त जो गेम है वो तहम्मुल का है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो टेल एंडर्स आ रहे हैं वो भी किस तरह आउट हो रहे हैं। साथ में हमें साजिद को भी दाद देनी पड़ेगी, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। और मैं भी टेलीविजन पे सुन रहा था, आपने भी सुना होगा कि 24 साल बाद किसी पाकिस्तानी ऑफिस में ने 5 विकेटें ली हैं टेस्ट इनिंग में और शायद पाकिस्तान में इस तरह का कोई रिकॉर्ड हो, बता रहे थे सकलैन मुश्ताक के बाद जो भी रिकॉर्ड है। लेकिन ये काफी अच्छे बाद एक चीज नजर आई कि अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक पाकिस्तान टीम ने खेलने की कोशिश की और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बहुत अरसे से हम लोग यहाँ 2-2.5 साल हो गए गालिबन
जीत नहीं पा रहे हो ग्राउंड पे कोई टेस्ट। तो सलीम साहब, आप कैसे देखते हैं? तजर्बा मेरा ख्याल है कामयाब रहा है पाकिस्तानी टीम में, जो इन्फ्लक्स किया है इन्होंने स्पिनर्स का, क्योंकि हम देख रहे थे अटैक बॉलिंग पेस अटैक से हम करवाते थे और ज़्यादातर दबाव हमारा नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पर ही होता था। हम कोशिश करते थे इन्हीं से वो जादू करवा लें जो हम पूरी टीम मिलकर नहीं कर पा रही हैं। आप देखते हैं कि साजिद खान की सूरत में हमारे पास एक आला क्वालिटी के स्पिनर भी आ गए हैं और जो आउट उन्होंने किए वो आपके सामने ही है। तो आप देखते हैं कि ये जो तजर्बा रहा है स्पिनर्स के इन्फ्लक्स को, और ये देखने के लिए कि हमारे पास जो स्पिनर्स मौजूद हैं, किस स्पिनर को मुस्तकिल तौर पर टीम में खिलाया जा सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे फ्रैंकली बात करूं तो देखें, इस वक्त हमारे पास जो सूरत हाल थी वो ये थी कि बस हमें जीतना है किसी भी हाल में, क्योंकि हारते जा रहे हैं मुसलसल और फॉर्म का शायकीन का मोराल भी डाउन है टीम का भी। तो इसलिए एक ऐसी अनयूजुअल डिसीजन हुआ कि सारे 4 स्पिनर खिलाए हमने। 4 स्पिनर तो रेगुलर, टोटल 7 स्पिनर हमारे पास है और एक फास्ट बॉलर, और उसके बाद शान मसूद को भी कहते हैं कि वो पेस बॉलिंग कर देते हैं। एक अनयूजुअल डिसीजन। दूसरी चीज ये थी कि पिच ऐसी कि जहां पर मैच हुआ था उसी पिच को दोबारा इस्तेमाल करना, तो बहुत अच्छा रहा ये एक मैच जीतने के लिए। इंशाल्लाह अब तक की जो पोजीशन है, वैसे तो पाकिस्तान टीम को भरोसा नहीं होता, लेकिन उससे लगता है कि पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मौका है। अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मजबूत है पोजीशन, जिस तरह से 8 बड़े प्लेयर्स उनके आउट हो गए। बिल्कुल बहुत मजबूत पोजीशन है, लेकिन अब अगर पाकिस्तान ने मैच जीत भी लिया तो हम तीसरा टेस्ट भी इधर नहीं करा सकेंगे। तीसरा टेस्ट फिर हमें पिंडी में जाना पड़ेगा और वहां पर फिर इस तरह की स्पिन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अभी तो हमें इस मैच का सोचना चाहिए कि स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया है कि अब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम भी हुई तो भी एक अच्छा चांस होगा पाकिस्तान के पास जीतने का। लेकिन एटलीस्ट 200 रन तो पाकिस्तान को बनाने चाहिए। और अभी जो मैं स्कोर कार्ड देख रहा हूँ, 105 रन इंग्लैंड पीछे है। अगर 10 रन भी चले हमको और बनाने चाहिए, चले 80 रन की भी लीड मिल गई तो बहुत अच्छा पाकिस्तान के पास चांस होगा कि ये मैच जीतकर। ठीक है सलीम साहब, तो फिर ये बताइएगा कि अगर हम देखते हैं सिलेक्टर्स तो हमारे अपना काम कर ही रहे हैं और उनकी कारकर्दगी हमारे सामने ही है, अगर आपको ये मौका दिया जाए तो इस वक्त जो पूल है हमारे पास पाकिस्तानी टीम का, आप किसको खिलाना चाहेंगे और किसको बेंच पे बिठाएंगे? देखिए, पहले तो मैं एक साथ चारों को नहीं बिठाता, पहले सरफराज को इसमें से हटाए थे, लेकिन ये बाबर को अभी जहां इतने मौके मिले थे एक मैच में जो उनको बिठाने की बात हुई थी, लेकिन सीरीज से पहले बिठाता, ड्यूरिंग द सीरीज नहीं, क्योंकि वो खेलना भी चाह रहे थे। क्योंकि जो भी प्लेयर हो, कामरान ने नो डाउट बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन बाबर जिस तरह के प्लेयर है गॉड गिफ्टेड, इतनी जल्दी उनको कोई भी ऐसा रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मैं बाबर को एकदम से सीरीज के बीच में नहीं निकालता। दूसरा, शाहीन और नसीम में से किसी एक को जरूर एक और आउट हो गया। आप सही पेशगोई कर रहे हैं कि से जो इसी स्मिथ आउट हो गए हैं जी, इसी पेस से अगर हम चलते रहे तो आज के खेल में हम जनाब छा जाएंगे। नुमान ने एक और विकेट ली है, तीसरी विकेट नुमान की, मतलब साजिद और नुमान ने ठान ली है मिलके कि वो अब ये सीरीज हमें जितवा कर रहेंगे किसी भी सूरत में। देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस होती है। जी सलीम खालिक साहब। जी, तो मैं कहता शाहीन या नसीम में से किसी एक को भी खिलाता और बाबर को फिर एटलीस्ट पूरी सीरीज तक तो रहता, या फिर सीरीज से पहले निकालता था जहाँ आपने मुझसे पूछा। देखिए, पाकिस्तान ने भी अपने डिसीजन थोड़े चेंज किए ना। एक वक्त ऐसा था सीरीज में फिटनेस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे और पहले टेस्ट से पहले 2 स्पिनर्स हमारे इन्हीं जो अभी इस टीम में शामिल हुए उनको वापस भेज दिया था कि ये फिट नहीं है, क्योंकि उनको 2 किलोमीटर जो दौड़ थी वो पूरा नहीं कर पाए थे 8 मिनट में, वापस भेज। लेकिन फिर अब उनको वापस बुलाया ना आपने, क्योंकि जीतने का मकसद था। तो जब जीतना होता है तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। फिर जब आप उसूल और दूसरी चीजें बहुत सारी चीजों पे फिर वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपको, और ये सही है। अगर मैच फिट है और आपको जितवा रहे हैं मैच तो उनको प्लेयर को खिलाना चाहिए। अच्छा चलें, अब ये 9 आउट हो गए, अब एक बाकी है और आपको लगता है कि फॉलो ऑन करवाना चाहिए दूसरी इनिंग्स भी, क्योंकि बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो शायद इसके तसलसल को बरकरार रखने के लिए फिर से दोबारा मौका देना चाहिए इंग्लैंड की टीम को, और फिर आखिरी दिन अगर पाकिस्तानी टीम झपट ले तो शायद मैच काबू में आ जाएगा। नहीं, अब तो पाकिस्तान को ही बैटिंग करनी है। पाकिस्तान के पास जैसे 104 रन का भी खसारा है। मैंने पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान के पास इतना गोल्डन चांस है कि अगर 200 रन भी पाकिस्तान ने बनाए, उसके बाद फिर वो 300 रन का भी या 301 जो भी टारगेट देगा, तो चौथी इनिंग में तो ये पिच जो है बिल्कुल ही अनप्लेएबल हो जाएगी। आप देखिएगा अब तक जैसा जा रहे हैं हालात, तो अभी तो बहुत बैट्समैन के ऊपर भी पाकिस्तान की बड़ी सारी जिम्मेदारी होगी कि वो एटलीस्ट 200 रन तो करें। जिम्मेदारी तो सब पे आयद होती है। अभी आप बात कर रहे थे फिटनेस की, तो हमारे वाहिद पेसर आमिर जमाल भी शिकार हो गए जी फिटनेस मिसाइल का। ये क्या सूरत हाल चल रही है?
जी, बैटिंग करते हुए उनको थोड़ी सी इंजरी हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने आके ओवर्स किए थे। जब आप एक पेसर के साथ मैदान में उतरते हैं तो एक रिस्क होता है इस लेवल का कि यार ये ना हो कि वो भी अगर इंजर्ड हो गया तो फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है कि लेकिन इस वक्त इतने ज्यादा डेस्परेट है हम लोग जीत के लिए कि जो भी जहन में आ रहा था बस कहा करो। और फिर इस तरह के एक्सट्रीम डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट में आपको अक्सर नजर आते हैं, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ आपको याद होगा टेस्ट के वक्त में 4 पेसर्स खिला दिए थे, कोई स्पिनर नहीं खिलाया था। अब 4 स्पिनर्स एक साथ खिला दिया और सिर्फ एक पेसर। इस तरह होते रहती है चीजें ना, लेकिन बात यही है कि वक्ती तौर पर तो ये अच्छा डिसीजन होगा, इंशाल्लाह मैच जीत भी लेंगे, लेकिन ये एक मुस्तकिल हल नहीं है क्योंकि हर पिच, अभी तीसरा मैच के लिए पिच थोड़ी खिलाएंगे जैसे मैंने पहले कहा आपको, तो उसको देख के जो आपकी स्ट्रेंथ है उस हवाले से आए और फिर परफॉर्म करें, इंशाल्लाह जीतने का मौका मिलते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, आप कमेंट कर रहे थे हमारे मैच पे। जी, हम दुआ यही कर रहे हैं कि आज का ओपनिंग सेशन कल के आखिरी सेशन जैसा ही हो और हम जो तरीके से उसमें परफॉर्म किया आज भी परफॉर्म करें। इसके साथ ही हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो जनाब, अब आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताते हैं। ये कहानी है लाहौर के ख्वाजा सरा फरी अयाज की, जिन्होंने शीमेल कम्युनिटी के लिए खुददारी और मेहनत की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने भीख मांगने के बजाय बाइज्जत रोज़गार को तरजीह दी और वो मेहनत से ऑनलाइन टैक्सी ड्राइविंग करती हैं, जबकि इसके साथ साथ वो ब्यूटिशियन भी हैं। जी, आज एक्सप्रेसो में वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं मज़ीद उनकी कहानी भी, और ये भी मालूम करते हैं कि हमारे मुआशरे में जहाँ उनकी कम्युनिटी के हवाले से काफ़ी तंग नज़री पाई जाती है, वो कैसे अपने मामलात को लेकर चल रही हैं। फरी हमारे साथ ही मौजूद हैं। फरी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अच्छा, ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या क्या और मज़ीद एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी अपने रोज़गार के अलावा? मैं लाहौर से हूँ, गुलबर्ग से। और एक्टिविटीज़ कुछ नहीं, बस अपनी जॉब, अपना काम, बस फिर उसके बाद फ्री। अच्छा फरी, आइडिया कैसे आया कि आपको ऑनलाइन टैक्सी जो है ड्राइव करनी चाहिए? ख़ास तौर पे अगर हम अपने मुआशरे की बात करें तो आपकी कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो ऐसे में आपको आइडिया कैसे आया और कब से आपने फिर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइव करनी शुरू की? बेसिकली देखा जाए तो मुझे ना शौक था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ। अच्छा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम किया, अब इवेंट के भी साथ कर रही हूँ। और फिर उसके अलावा ये मेरी एक फ्रेंड थी माया, हम एक स्कूल में साथ ही इनके ना सिलाई सेंटर में काम करते थे, वहाँ से सिलाई का काम कोर्स भी मैंने किया हुआ है। फिर इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि इन्होंने बताया कि हम ऐसे शी ड्राइव जो सी फीमेल एंड शी मेल के लिए बना रही शी ड्राइव ऐप है, अमास फ्रूकी साहब। अच्छा। उन्होंने बातचीत की, मैंने कहा कर लेते, इसमें कोई मसला नहीं है, कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा नहीं, रोज़गारी से तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा आपने तो हमारे बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखें कि जब आप किसी मेल के साथ ट्रैवल करते हैं ना, अब देखें 2-3 दिन पहले की बात है, मैं लाहौर से बाहर से आ रही हूँ, मैं लाहौर से बाहर थी आपके मॉर्निंग शो के लिए, जल्दी से जल्दी मुझे आना पड़ा। थैंक यू जी उसके लिए। 2 दिन पहले मैंने राइड करवाई है इन ड्राइव से, क्योंकि अभी ना इनका थोड़ा सा इशू चल रहा था, वो आईफोन के अलावा वैसे ना एंड्रॉयड में नहीं कर सकते आप, वो सब ऐप का वो इशू चल रहा था, तो मैंने इन ड्राइव से ना राइड करवा ली। मेरे पास ऑनली प्रूफ भी पड़ा हुआ है कि मेरे साथ क्या हुआ है। 2 दिन पहले रात में ना एक मैंने राइड करवाई है, मेल से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा मैं आपको रिसीव करने के लिए आ रहा हूँ। रिसीव कर लिए, यहाँ से जैसे आप लगा लें माल्टोन है, माल्टोन तक लेके गया, उसने क्या किया है जी, फ्यूल ख़त्म करने का ना एक्टिंग की है। अब मुझे पैसे चार्ज, मैंने कहा मेरे सामने, आपके सामने मेरे पास बैग है, कैरी भी किया हुआ था, मेरे पास सामान था, मैंने लाहौर से बाइक आ रही थी, तो मैंने उन्हें अपना हैंड बैग ना आगे कर दिया कैच के, आप ये रख लें, मैं जब उतरूँगी कर लूँगी। मैं कॉल पे बात कर रही थी कि मैं यहाँ पहुँच गई, आप मुझे आगे से रिसीव कर लेना। बस इतनी देर बात कहने की, इसने कहा जी फ्यूल ख़त्म हो गया, हम ना मैं पंप से डलवाता हूँ, आप मुझे पैसे दे दें। मैंने कहा अच्छा, ऐसे करते हैं, साथ ही चले जाते हैं, ये पंप है। बस बाइक से नीचे उतरने की देरी हुई है। हाँ। ये शुक्र है कि मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था। सोसाइटी हमारी बिल्कुल आप सही मेरा कह रही हैं, ऐसी ही है। और मेरा ATM, मेरा ID कार्ड वगैरह, मेरा कैश सब उसमें था बैग में, वो लेके चला गया। अच्छा, ये तो आपने तंग नजरी के हवाले से बताया कि तो एक बात बता रही हूँ कि ऐसे भी हो रहा है हमारे मुआशरे में, कि जिसकी वजह से ये शी ड्राइव चलाई गई है, कि जिसकी वजह से फीमेल एंड फीमेल इजीली सेफली जा सके। आगे से मुझे कॉल करके ये कह रहे हैं कि देखिए सॉरी टू से
मैं शीमेल की राइट नहीं लेता, मैंने इसलिए आपके साथ ऐसे किया। मैंने कहा मेरा बैग तो दे दें, वो भी नहीं मिलेगा। चलें, ये तो मुआशरा ऐसा ही है और ये अलमी है हमारे सोसाइटी का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आपने पॉजिटिव ये स्टेप लिया, आपकी फैमिली की सपोर्ट आपको रही इस सारी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली की सपोर्ट उन्होंने मेरे कहीं ना कहीं साथ है। रिस्ट्रिक्ट किया कि नहीं, ये सोसाइटी इस काबिल नहीं है कि आप इस तरह का कोई बोल्ड जो है वो काम करें, जिस तरह से आप ऑनलाइन टैक्सी जो है वो ड्राइव करें? नहीं, मेरी फैमिली दूसरों की फैमिली की तरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी की फैमिली हर किसी को सपोर्ट करना चाह रही, चाहे वो मेरी तरह है चाहे वो आपकी तरह है। देखिए, हमारी कुछ ऐसी मजबूरी होती है जिसकी वजह से हम फैमिली से दूर हो जाते हैं। वो क्यों? कि हम चाहते हैं कि हमारी जैसी कोई, जैसे हमें हमारे कोई घर में से और कोई बच्चा ना हो जाए, जिसकी वजह से हम दूर होना पसंद करते हैं। सही है। अच्छा, ब्यूटिशियन का भी आपने कोर्स किया है, इस हवाले से भी बताएं, प्रोफेशनली भी कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने काफ़ी ड्रामास में, मूवीज़ में, स्टिल शूट्स में, इवन के नाइट में मैं थिएटर्स के एक्टर्स को भी तैयार कर रही हूँ। सही सही सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि अब तो बड़ी आगाही आना शुरू हो गई है। जब आम लोगों के जो आइडियाज़ हैं ये चैलेंज होते हैं, तो आपसे यहाँ पर हमारी सोसाइटी में क्या इख्तलाफ बढ़ते चले जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि लोग इत्तेफाक करना शुरू हो गए हैं आपकी राय के साथ? नहीं कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, वैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो ये कम्युनिटी है ये हर जगह पर हमें नज़र आते हैं, अच्छे जॉब्स पर, अच्छी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये ख़ास तौर पर इस तरह की कोई ऑनलाइन टैक्सी जो है वो स्टार्ट हुई है जिसमें खाली फीमेल्स को मौका दिया गया है। बहुत सारे एजुकेटेड लोग हर जगह पे हमें यूनिवर्सिटीज़ में भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सोसाइटी में आप लोगों ने अपनी जगह बनाई है और जो आप मनवाया? वो बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये शी ड्राइव जोन सी ऐप है ना, ये अमाद फ़रूकी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि मेरी तरफ से उनको बहुत दुआएं कि उन्होंने ये काम किया। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से शीमेल की राइट भी करवा सकते हैं, अगर आप शीमेल के साथ फीमेल जाना चाह रही हैं या फीमेल के साथ जाना, वो भी है बीच में कि आप फीमेल के साथ भी जा सकती हैं। फिर दूसरी बात ये देखिए कि मुआशरे में आप कहीं भी चले जाएँ, जो उनसे हाई सोसाइटी के भी लोग हैं चाहे मिडिल क्लास की फैमिली के लोग हैं, जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट करना वो नहीं करते। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, आपके गोल्स क्या हैं? अब आगे आप क्या करने वाली हैं, मज़ीद क्या करेंगे? मेरी ख्वाहिश यही है कि यार मैं इतना चाहती हूँ कि मैं जितना रोडों पे जिनको मांगना देखता हूँ, तकलीफ होती है कि यार माशाल्लाह हट्टी कट्टी मांग रहे, सो इंसान को, हर किसी को बीमारी होती है, किसी न किसी किस्म की होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है रोड पे खड़े होकर मांगना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे वो शीमेल है चाहे वो मेल क्यों नहीं है। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि भाई हलाल की कमाई से बढ़ के कुछ भी बिल्कुल नहीं, बेशक। और आप सब अपनी मेहनत करें। मेरे में अगर इतना शोर हो, मेरे पास इतना हो ना बजट, मैं सबके लिए कोई ना कोई वर्किंग वाला जरिया जरूर बनाऊं कि इजीली कोई कर सके। आप में टैलेंट है, आप कर सकती हैं बहुत कुछ, आप बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन भी है। बहुत शुक्रिया फरी, आपने हमें टाइम दिया और आपने अपनी जो मोटिवेशन स्टोरी थी हमारे साथ शेयर की। कुछ ना कुछ सोसाइटी के जो बुरे एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी हमने बात की है। इसके साथ ही एक्सप्रेसो में हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो हर दिन ही पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए मनाया जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2030 में तकरीबन 500 मिलियन लोग इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और वर्ल्ड बैंक की हाल ही में सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता साल 2023 में गुर्बत की शरह 40.2% पर थी, जो अब बढ़कर 40.5% पर पहुंच चुकी है। और साथ ही ये पेशगोई भी की गई है कि गुर्बत की शरह आइंदा 2 सालों में 39% तक महदूद रह सकती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में सालाना 16 लाख नए नौजवान जो हैं उनके लिए रोज़गार के मौके नाकाफ़ी हैं और अगले 2 सालों में रोज़गार के हुसूल के लिए मार्केट में 35 लाख नए लोग आएंगे। और कोविड-19 और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ उन्होंने दुनिया की कई दहाइयों की तरक्की को यूँ लग रहा है कि एक ब्रेक लगा दी है और इस वक्त तकरीबन 700 मिलियन लोग यानी आलमी आबादी का 8.5% रोज़ाना $2.15 से भी कम पर ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये शरह साल 2030 में 7.3% रहने की उम्मीद की जा रही है, जबकि दुनिया की 44% आबादी $6.85 यौमिया से कम पर ज़िंदगी बसर करती है, जो आला मतवसत आमदनी वाले ममालिक के लिए गुर्बत की लकीर है। पाकिस्तान में ये नंबर कहीं ज़्यादा है।
तालीम और सेहत की सहूलतों के हवाले से पाकिस्तान के गरीब अवाम सहारा के अफ्रीकी ममालिक के हम पल्ला हैं। वो मुल्क जो कभी फीकस आमदन के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर हुआ करता था, अब वो आखिरी नंबर में चला गया है, आखिरी नंबरों में चला गया। अगर कोई आपके पास काम करता है या इर्द गिर्द कोई गरीब आदमी मौजूद है तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए, रब्बुल आलमीन आपको इसका सिला भी ज़रूर देगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो कम से कम उजरत जो है वो 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर कम से कम उजरत इतनी नहीं दी जा रही है। 1,000 रुपये तो सिर्फ दूध दही में चले जाते हैं, किस तरह से गुजारा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और जिस तरीके से हमारे मुल्क के हालात हैं, आए दिन एहतजाज हो रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनके लिए तो ज़िंदगी के मामलात चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए एक्सप्रेसो के तवस्सुत से आज के दिन के हवाले से हम आपसे यही करेंगे कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें। और कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई काम कर रहा है तो आप उसको उजरत तो उतनी दें जितनी मुकर्रर कम से कम की गई है। यकीनन अल्लाह ताला आपको इसका सिला ज़रूर देगा।